रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून की अपने रेडियो स्टेशन पर आप सुन रहे हैं आपकी अपनी प्यारी सी दोस्त केटी किरण की आवाज और मेरी आवाज के साथ आज का प्रोग्राम सेहत आपकी बात हमारी आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, सेहत आपकी बात हमारी वो प्रोग्राम है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, हमारे सेहत से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर बात करता है। आज के प्रोग्राम सेहत आपकी बात हमारी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंड्रोम के बारे में जो जन्म से ही एक बच्चे में पाया जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है, उसकी जिंदगी के साथ बना रहता है और इसी सिंड्रोम की वजह से बच्चे में तरह तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। क्या है ये सिंड्रोम, क्यों होता है, कैसे होता है और इस सिंड्रोम की वजह से एक बच्चे को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इस आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगी डॉक्टर राशि भटनागर जो कि लगभग 20 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है और उन बच्चों की मदद कर रही हैं जो इस सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राशि भटनागर से। सुनते रहिए देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो जिंदगी 90.8 FM आपकी दोस्त केटी किरण के साथ और प्रोग्राम चल रहा है सेहत आपकी बात हमारी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जिंदगी 90.8 FM पे। थैंक यू किरण और सभी को मेरा बहुत बड़ा वाला नमस्ते। मैम सबसे पहले मैं आपसे इस सिंड्रोम के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि आज का जो हमारा ये विषय है ये सिंड्रोम पे है और बहुत सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है क्योंकि ज्यादातर इस बीमारी का जिक्र नहीं होता है या आप कह सकते हैं कि इस विषय में लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी मैं कि एक डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, इस बारे में आप मुझे बताएं। हाँ, डाउन सिंड्रोम नाम कई लोग सुन के रखते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये कोई बीमारी है, डिसऑर्डर है और इसे सिंड्रोम क्यों कहते हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि डाउन सिंड्रोम है क्या। तो अगर साधारण शब्दों में बोले तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है। जीन्स जो हमारे शरीर में हमारे जन्म के समय से, जन्म के पूर्व से हमें जिस तरह का हम हैं वैसा बनाते हैं, वो जीन्स ये तय करते हैं कि ये सिंड्रोम है कि नहीं है। और ये एक अवस्था है, एक कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये समय के साथ बढ़ती चली जाएगी या दवाई देंगे तो घट जाएगी। ये एक अवस्था है जिसके साथ बच्चे ने जन्म लिया होता है। अच्छा, मतलब ये जन्मजात ही बच्चे के साथ होती है। हाँ, और अगर हम कहें कि ये सिंड्रोम क्यों है, सिंड्रोम थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, सिम्टम्स काफी लोगों ने सुना होता है लेकिन सिंड्रोम से थोड़ा सा एक अटपटा चीज लगती है कि ये है क्या। तो सिंड्रोम को बहुत साधारण तरीके से समझा जा सकता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। जैसे किसी एक चीज का हम सिम्टम बोलेंगे कि बुखार आ जाना एक सिम्टम है, तो सिंड्रोम कई तरह के लक्षणों का एक मिश्रित रूप है। यानी कि उस व्यक्ति में जिसमें डाउन सिंड्रोम है उसमें कुछ एक जैसी चीजें सभी में होंगी। अच्छा। तो वो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा। और कई तरह के सिंड्रोम है। सिर्फ डाउन सिंड्रोम इसलिए ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये ज्यादातर नजर आ जाता है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। अच्छा। बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन देखा जाए तो इस तरह से हजारों सिंड्रोम्स हैं। अच्छा। और कुछ बहुत रेयर हैं, कुछ कॉमन है। अच्छा मैम, इसी के बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि ये जन्मजात होने वाली एक प्रॉब्लम है, हम इसे बीमारी नहीं कह सकते। तो इस सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं मैम, कैसे पता लगाया जा सकता है? क्योंकि बच्चे काफी छोटे होते हैं, वो बोलकर नहीं बता सकते कि उन्हें कैसी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैम? पहली चीज तो ये कि ये सिंड्रोम क्यों है और जेनेटिक क्यों है, थोड़ा सा मैं इस बारे में भी बताऊंगी क्योंकि कई बार पेरेंट्स जिनके घर में एक डाउन सिंड्रोम बच्चा है या उनको बता दिया जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है और आगे बहुत ज्यादा जानकारी उनको नहीं मिल पाती है तो वो बड़े सारे प्रश्नों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये समझना है कि जब भी हम किसी चीज को जेनेटिक कंडीशन कहते हैं तो वो जन्म से है और वो हमारे क्रोमोसोम्स से तय होता है। डाउन सिंड्रोम में खास तौर से क्रोमोसोम 21 जो होता है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, उसमें कुछ बदलाव के कारण और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने के कारण ये वाला सिंड्रोम हो जाता है। अच्छा। अब ये पता कैसे लगे कि ऐसा हो गया है, क्योंकि जांच की नौबत तब आती है किसी भी चीज की जब हमें कुछ लक्षण नजर आ रहे हो। हाँ। तो इसके कुछ चीजें हैं जो लगभग ज्यादातर डाउन सिंड्रोम बच्चों में या व्यक्तियों में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स सभी में नजर आए। अच्छा। लेकिन मोर और लेस कहीं ना कहीं ये मिलती जुलती चीजें सभी में नजर आएंगी। तो पहली चीज जो होती है जो जन्म के समय ही दिख जाती है कि बच्चे का फेस जो है वो थोड़ा फ्लैटेंड होगा, मतलब चपटा होगा है ना। और जो सिर का साइज है वो थोड़ा छोटा हो सकता है। किसी किसी में ये नजर नहीं आएगा कि छोटा है या नहीं है, पर आमतौर पे छोटा दिखता है। नेक जो गर्दन होती है वो छोटी होती है। अच्छा। और जीभ, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी जीभ जो है थोड़ा मुंह के बाहर रहती है, यानी कि
ज्यादातर बच्चे का मुंह खुला हुआ दिखेगा और जीभ दांतों के ऊपर बाहर निकली हुई दिखेगी। अच्छा। जीभ थोड़ी मोटी होगी। कुछ बच्चों में सिवियरिटी के अकॉर्डिंग होता है कि कुछ बच्चों में जीभ में दरारें सी भी होती हैं जन्म के समय। अच्छा। और जो त्वचा है वो बहुत खुश्क होगी, बहुत ड्राई। बाल एकदम खुश्क होंगे अगर बाल हैं तो जन्म के समय, और बड़े चिकने और सीधे से इस तरह से दिखते हैं। अच्छा। तो ये कुछ तो सीधे सीधे फेशियल फीचर्स हैं और बॉडी के फीचर्स हैं। और जो आंखें हैं फेस पे जब हम देखेंगे तो आंखें ऊपर को उठी हुई दिखती हैं, तिरछी जैसे, है ना, स्लांटिंग आईज जिन्हें बोलते हैं। और कान छोटे होंगे और थोड़े अलग शेप के होंगे। अच्छा। जो उनके मसल्स हैं उनकी टोन बड़ी पुअर होगी, यानी कि लचीलापन ज्यादा होगा। जॉइंट्स में लैक्सिटी यानी ढीलापन होगा, यानी कि जोर से खींचा तो हाथ निकल गया, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। और टोन हल्का होना मतलब कि किसी भी दिशा में जो हाथ पैर हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। और जो हाथ और पैर हैं उनकी उंगलियां छोटी और चौड़ी। अच्छा। ये अलग एक पहचान होती है। और जो अंगूठा और उंगली के बीच का डिस्टेंस है, चाहे वो हाथ का चाहे पैर का, वो थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा। और बच्चों के मुकाबले। अच्छा। तो जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो हाथ पर देखकर भी पहचान लेते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम की तरफ इशारा कर रहा है ये सिम्टम। और जो आइरिस होता है, आंख में जो कलर्ड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर व्हाइट स्पॉट्स, कुछ इस तरह के व्हाइट छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे। वो अच्छा। गौर से जांच करने पर, जो लोग जानते हैं इस चीज को, फिर वो ये चीजें भी देखते हैं, वो नजर आएंगे। इन्हें ब्रश फील्ड स्पॉट्स कहा जाता है मेडिकल भाषा में। अच्छा। है ना। और आम तौर पे इन बच्चों की जो हाइट है वो छोटी रह जाती है। तो जैसे हाइट नापी भी जाती है, जैसे आमतौर पे हम एक चार्ट से तुलना करते हैं कि बच्चा उम्र के अनुसार कितना बढ़ रहा है, तो डाउन सिंड्रोम के लिए वो क्राइटेरिया भी अलग हैं, है ना। वजन ज्यादा होगा, हाइट शॉर्ट होगी। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ये एक इम्प्रेशन देते हैं, ये जो मैंने सारे फेशियल फीचर्स बताए हैं, ये एक इशारा करते हैं कुछ इस तरफ, जैसे एक टिबेटन लुक होता है चेहरे पे, है ना, या चाइनीज लुक, इस तरह का थोड़ा सा लुक नजर आएगा। और ये मंगोल के जैसे लोग होते थे, उस तरह की तरफ इशारा करता है। तो आजकल काफी डॉक्टर्स हैं जो अभी तक ये वाला टर्म यूज करते हैं कि बच्चा मंगोल है। अच्छा। तो मंगोलिज्म कहा जाता था पहले डाउन सिंड्रोम को। अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है ये वर्ड, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि बच्चा जो जन्म हुआ है वो मंगोल बच्चा है। अच्छा। तो वो यही चीज समझनी चाहिए कि इसका मतलब डाउन सिंड्रोम है, और क्रोमोसोम में जो चेंजेस हैं उसकी वजह से ये कंडीशन आई है। ये कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है। ये सबसे पहले चीज मानने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और वो बीमारी कहते हैं। हाँ। और ऐसे में हीन भावना का शिकार हो जाते हैं सामने वाले बच्चे, आप ऐसा कह सकते हैं। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जन्मजात होने वाली एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को इस विषय में जानकारी है, जिन डॉक्टर्स को इस विषय में जानकारी है, वो स्टार्टिंग में ही पहचान जाते हैं। तो क्या स्टार्टिंग स्टेज में अगर इसे ट्रीट किया जाए तो इसे मतलब ठीक किया जा सकता है? हाँ, थोड़ा सा ये बहुत समझने वाली चीज है कि कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है लोगों को। तो बहुत जरूरी है कि इस बारे में जागरूक होना है कि क्या ये ट्रीटेबल है कि नहीं है। और रही बात, आपने पूछा कि जन्म के समय, तो जन्म से समय और जन्म के पूर्व भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, है ना, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, क्रोमोसोम्स में है। तो ब्लड टेस्ट वगैरह से भी मालूम चल सकता है जन्म के समय, क्योंकि अगर फेशियल फीचर्स नजर आ रहे हैं और उस तरह के हाथ पैर जो बॉडी फीचर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, तो ज्यादातर ये सलाह दे दी जाती है कि आप एक टेस्ट करा लीजिए। और इस टेस्ट को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। अच्छा। कैरियोटाइपिंग से ये जांच हो जाती है और उसमें पता लग जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। जो थोड़ा अवेयर पॉपुलेशन है और भी ज्यादा, तो जो इसके कारण हैं कि किन माता पिता को डाउन सिंड्रोम बच्चा हो सकता है, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान भी टेस्ट कराते हैं, पहले 3 महीने में भी होता है और दूसरे 3 महीने में भी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, वो करवा लें तो उससे भी पता लग जाता है कि डाउन सिंड्रोम बच्चा है कि नहीं है। अच्छा। तो और वो हम आगे बात करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर हैं, हमें ध्यान दे लेना चाहिए, तो वो हम और डिटेल में आगे बात कर लेंगे इस बारे में। और वहां से अगर आपको पता लग गया कि डाउन सिंड्रोम बच्चा है, जन्म के समय ही मालूम चल गया, तब बात आती है कि ये ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं। हाँ। तो जैसा मैंने कहा कि ये बीमारी नहीं है और इसको दवाइयों से या कोई सर्जरी करके ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये उसके ह्यूमन सेल, जो बॉडी के सेल्स हैं, उसमें है।
तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनको नहीं बदला जा सकता। तो बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ रहेगा, लेकिन अगर हमें जागरूकता है और हम जानते हैं कि इसके साथ साथ क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या किन चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं, उनको अगर फॉलो करते हुए चलो तो लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। और बहुत सारे हैं ऐसे डाउन सिंड्रोम के साथ व्यक्ति जो जी रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मैम यहाँ पर हम अभी फिलहाल इसके जो कारण हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या क्या और सावधानियां बरतनी चाहिए। कारण की जब हम बात करें तो क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन है तो इसमें कारण और कुछ नहीं होता है जी। और कोई भी व्यवहारिक या वातावरण से संबंधित ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है, कोई कारक नहीं है जो कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम पैदा करें। क्योंकि ये एक सेल डिवीजन जब हो रहा है बॉडी में, जब माता और पिता से जो इनहेरिट कर रहा है बच्चा जीन्स या क्रोमोसोम जो पूरा एक उसको मिल रहा है, उसमें एक गलती के कारण होता है। और गलती किसी की नहीं, ये कुदरती हो रहा है ना, कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, जो कि मैंने बताया था 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है। और 3 तरीके के हैं, हम उस पर आगे बात कर सकते हैं कि किस तरह से तो वो चीज अफेक्ट करती है और उस वजह से ये हो रहा है। तो कारण इसका सिर्फ जेनेटिक है, कोई और बाहरी चीज अफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, रिस्क फैक्टर है कि कहाँ कहाँ हम बच सकते हैं इन चीजों से और क्या चीजें हैं जहाँ पर हमें गौर करने की जरूरत है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करा लेना चाहिए, है ना, या क्या ध्यान रख लेना चाहिए, है ना, कंसीव करने से पहले ही, गर्भावस्था में आने से पहले ही क्या ध्यान रख लेना चाहिए। तो उसमें मुख्य तौर पे जो है वो 3 चीजें सामने आती हैं। एक तो माता की जो उम्र है वो थोड़ी ज्यादा हो। अच्छा। तो 35 साल की उम्र के बाद अगर वो माँ बन रही हैं तो उनके साथ ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि जो एग्स हैं उनके जो फर्टिलाइज होने हैं वो ओल्डर है, वो थोड़े पुराने हो गए हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो इस वजह से जो वो जेनेटिक डिवीजन होता है, सेल्स का डिवीजन होता है, बढ़ता है सेल, वो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर नहीं तरीके से नहीं जा पाता है। अच्छा। और तभी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जाकर और वो डिफेक्ट उसके अंदर आ सकता है। तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम कई बार इस वजह से हो जाता है। अच्छा। तो जब भी केस हिस्ट्री ली जाती है, पूछा जाता है, तो उसमें उम्र जरूर पूछी जाती है कि किस उम्र में वो माँ बनी है। तो ये कारण कई बार सामने आता है, रिसर्चर्स में भी ये चीज निकल के आई है कि बड़ी उम्र में अगर वो माँ बन रही हैं तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा एक होता है कि जरूरी नहीं कि माता और पिता में से किसी में ये डिफेक्ट हो या वो क्रोमोसोम वहां से आ रहा है, वो कैरियर हो सकते हैं इसके। अच्छा। मतलब उनके जो जीन्स हैं उनके अंदर एक ट्रांसलोकेशन हो सकता है, यानी कि उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर पहले से ये चीज थी जो कि बच्चे में चली गई, तो वो डाउन सिंड्रोम कंडीशन बच्चे में नजर आएगी, माता पिता में नजर नहीं आएगी। अच्छा। तो ये भी एक कारण हो जाता है। तो इसके अलग तरीके के टेस्ट हैं, ये एक अलग प्रकार का डाउन सिंड्रोम है। और एक हो जाता है कि जैसे पहले से परिवार में एक बच्चा है डाउन सिंड्रोम, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जरूर एक जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाएं, क्योंकि अगर पहले बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो हो सकता है माता पिता कैरियर होंगे उस जीन्स के और वो फिर दूसरे बच्चे में भी आ जाए, हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तो अगर माँ की उम्र ज्यादा है, वो माँ बन रही है उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा है, और दूसरा अगर उनके जीन्स में पहले से ये पता है कि भाई ये वाला डिफेक्ट है, और तीसरा अगर पहले से एक बच्चा परिवार में डाउन सिंड्रोम है तो हिस्ट्री में पूछा जाता है कि परिवार में और किसी को भी ये वाली दिक्कत है कि नहीं। जी जी तो जी। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और इसके लिए बड़ा अच्छा सा एक समाधान ये है कि जब भी बेबी प्लान करें, बच्चे के लिए आप प्लानिंग करते हैं, तो आप एक जेनेटिक काउंसलर से मिले, और हर शहर में हर जगह शायद जेनेटिक काउंसलर ना मिले तो आप जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, महिलाओं की डॉक्टर हैं या जो बच्चे और महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, उन डॉक्टर से जाकर भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको इस दिशा में गाइड कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैम, हम इसके प्रकार के बारे में बात करना चाहेंगे। आपने कहा कि अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, तो इसके प्रकारों के बारे में आप हमें बताइए। हाँ, डाउन सिंड्रोम के 3 प्रकार हैं जी, और इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है, यानी कि 95% जो होता है, उनको कहते हैं ट्राइजोमी 21। अच्छा। ट्राइजोमी 21 का सीधा सीधा ये अर्थ है कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो 2 की बजाय 3 हो जाते हैं। अच्छा। हर क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, 2 है ना, तो 23 पेयर्स होते हैं हर व्यक्ति में, और इसमें जो 21 नंबर पे एक बढ़ जाता है, एक और बढ़ जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये ट्राइजोमी 21 इसको बोला जाता है। और ये जितने डाउन सिंड्रोम है उसमें से 95%
में यही कंडीशन निकल के आती है। अच्छा। तो जब स्पर्म सेल और एग फर्टिलाइज होना होता है उस दौरान ये वाला चीज आ जाती है। अच्छा। उसी दौरान ये डिफेक्ट आ जाता है। अच्छा। तो एक ये कंडीशन है। दूसरा जो कहा जाता है वो है मोज़ैक डाउन सिंड्रोम। अच्छा। मोज़ैक भी बहुत अनकॉमन है और डिफेक्ट ये क्रोमोसोम 21 का ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं उसके अंदर हर सेल के अंदर वो 21 क्रोमोसोम डिफेक्टिव नहीं होगा। किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। अच्छा। कोई सेल नॉर्मल होगा, कोई सेल में हो क्रोमोसोम डिफेक्ट आ जाएगा। तीसरा 21 वाला क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये जो एक पैटर्न है कि एक में है एक में नहीं है, इसे बोलते हैं मोज़ैक डाउन सिंड्रोम। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम में होता है। यानी कि 95% तो ट्राइसोमी 21 हो गया, बाकी जो बचे हैं उसके अंदर से मोज़ैक है। 5% में से थोड़ा सा हिस्सा। और एक तीसरी कंडीशन होती है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। अच्छा। ये भी उसी 5% में से है और इसमें भी क्रोमोसोम 21 ही अफेक्टेड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें से क्रोमोसोम निकल के दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। अच्छा। यानी कि 21 नंबर का क्रोमोसोम जुड़ के मान लीजिए 22 से या किसी और से जुड़ गया। तो उसने जो डिफेक्ट पैदा कर दिया। तो ये 3 कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशन डाउन सिंड्रोम की ही हैं। लेकिन जब जांच होती है, कैरियोटाइपिंग होती है, उसमें निकल के आता है कि वो ट्राइसोमी 21 है, मोज़ैक है या ट्रांसलोकेशन है। अच्छा। अच्छा। तो ज्यादातर ट्राइसोमी 21 ही मिलते हैं। जी बिल्कुल। मैम एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ जी रहे होते हैं उनमें और भी बहुत सारी चीजें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। तो इस बारे में बात करते हैं कि उन्हें और कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है, क्योंकि आपने कहा कि उनकी मांसपेशियां काफी कमजोर होती हैं, हड्डियां काफी लचीली होती हैं, तो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं? हाँ किरण, ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता है। हाँ। है ना। अब ये जो जेनेटिक कंडीशन है इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक शरीर में उस तरह का बन के आ गया है। लेकिन जो एडिशनल चीजें हैं अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाएं और उनका इलाज किया जा सके तो बहुत हद तक जिंदगी सुधर जाती है। तो इसमें जो बहुत कॉमन चीजें हैं मैं उन्हीं को यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, जो आमतौर पे देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं वैसे तो इसमें एक है हार्ट प्रॉब्लम, और इसका पता भी जन्म के समय चल जाता है। डॉक्टर्स बता देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बच्चे की, जब जांच करते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो उसी दौरान वो सारा कुछ चेक करते हैं, तो हार्ट भी चेक करते हैं। उसमें ज्यादातर डिटेक्ट हो जाता है कि कई बार डाउन सिंड्रोम बच्चों के दिल में छेद होता है। अच्छा। तो सबसे पहले जरूरत होती है उसके इलाज की, और वही गाइड किया जाता है और कायदे से वही सब लोग कराते भी हैं। बहुत जरूरी है कि पहले हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किसी किसी केस में कहा जाता है कि सर्जरी की जरूरत है, किसी किसी केस में वो समय के साथ भर जाता है। लेकिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पर उसका असर पड़ रहा है। हाँ जी, है ना। हाँ। और लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही। बिल्कुल। तो हार्ट प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन चीज कई बार देखने को मिली है। और दूसरा एक जो देखते हैं हम, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो अगर हम आंकड़े देखें तो 4 में से 3 डाउन सिंड्रोम बच्चों को हेयरिंग इश्यूज होते हैं। अच्छा। या तो वो थोड़ा सुन रहे होंगे या बिल्कुल नहीं सुन रहे होंगे। तो अलग अलग डिग्री पे लेकिन थोड़ा हेयरिंग लॉस की संभावना होती है। अच्छा। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा आवाज की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है तब भी जांच करा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा कम सुन रहा हो और इससे आगे उसके सीखने पर असर पड़ेगा। तो एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बहुत कॉमन फीचर है इसके साथ। इसी तरह से नजर, दृष्टि जो है वो भी कमजोर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर शुरू में नहीं भी है लेकिन समय के साथ ये चीज हो सकती है, तो समय समय पर ये जांच भी जरूरी है। एक और कॉमन चीज आती है थायराइड। ग्लैंड्स अफेक्टेड हैं तो थायराइड बच्चों में कई बार समस्या देखी गई है। और थायराइड की वजह से उनकी लर्निंग पर तो असर पड़ ही रहा है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है, और साथ में उनके शरीर पर। तो आप कई बार देखेंगे कि वजन बहुत ज्यादा होता है कुछ बच्चों का। है ना। और बहुत थके हुए हैं, एक ही जगह बैठे हैं, तो हम सोचते हैं कि एक डिसेबिलिटी हो गई है या डाउन सिंड्रोम कंडीशन है, तो सब चीज वहीं से जोड़ दी जाती है। लेकिन हो सकता है वो थायराइड की वजह से किसी और वजह से हो। तो ये जांच भी एज अ रेगुलर थिंग करा लेनी चाहिए। मतलब इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बताएगा या जब ये बच्चा हमें बहुत ज्यादा बीमार लगेगा तब करवाएंगे। हाँ, आप एक नजदीक में डॉक्टर से सलाह लेने और उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम ये करवा लें, और वो बिल्कुल लिख के देंगे और आप करवा सकते हैं। और इसी तरह से इनका जो जितने भी डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनमें मैक्सिमम में कॉग्निटिव डिले होता है, यानी कि समझ के विकास में देरी होती है। अच्छा। बहुत कम है ऐसे जो बिल्कुल एवरेज इंटेलिजेंस में होंगे या थोड़ा कम होंगे। ज्यादातर में जैसे माइल्ड लेवल पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी जो उनकी मानसिक विमंदिता है वो माइल्ड लेवल पे अपनी उम्र से थोड़ा पीछे चल रहे होंगे। हाँ। तो इसके लिए भी सिखाने के वक्त ध्यान देने वाली बातें हैं कि उनको किस तरह से सिखाया जाए चीजें, है ना। उनकी मानसिक उम्र के हिसाब से सिखाना जरूरी है। और ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे इनके जो
हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं, यानी कि जो इनके विकासात्मक चरण हैं कि वो इतने समय में बोलता है, इतने समय में चलता है एक आमतौर पर एक बच्चा, तो ये बच्चे थोड़ा सा देर से चलेंगे, देर से बोलेंगे। हाँ, समझ उनकी थोड़ी देर से उस हिसाब से आ रही है। तो मान लीजिए एक अगर 4 साल का बच्चा है तो हो सकता है वो जो काम कर रहा है वो 2 साल के लेवल पे कर रहा है। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है इस बात पे भी कि वो कैसे एनवायरनमेंट में है, कितनी उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और वैसे उसका जो वो जिस तरह का बच्चा है उसका मानसिक स्तर कुदरती कितना है। जी, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर जांच बहुत जरूरी है, और उस जांच में पता लग जाता है कि बच्चे का एक्चुअल जो भी स्तर है वो कहाँ है और किस लेवल से हमें उसको सिखाना शुरू करना है। जी जी जी। तो इसके लिए काफी सारे रास्ते हैं जो किया जा सकता है। और एक मोटापा बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बच्चे मोटे ज्यादा होते हैं, वजन बहुत ज्यादा उनका हो जाता है। हाँ। और उस वजह से उनका चलना फिरना कम हो जाता है। और फिर चलता फिरता बच्चा कम है तो सीखता भी कम है, क्योंकि वो अपने वातावरण को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा होता है, एक जगह बैठना पसंद ज्यादा करता है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, पेट के संबंधित प्रॉब्लम है ना, इम्यूनिटी कम होगी बॉडी में, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ेगा, पेट की तकलीफें जो है ये छोटी मोटी चीजें भी बहुत जल्दी अफेक्ट करने लगती हैं। तो ये इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस इसके अंदर होते हैं। नींद की प्रॉब्लम कुछ कुछ बच्चों में हो सकती है कि वो ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, या उनकी जो नींद है वो बार बार टूट रही है। अच्छा। उसमें कुछ इसके जो कारण पीछे देखे जाते हैं वो ये कि उनकी बॉडी टोन इतनी लो है कि जब वो लेटते हैं सोते हैं तो उनके सांस लेने का जो पाथ है, एयरवे जिसे बोलते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है। अच्छा। तो उस वजह से सांस पूरी नहीं जाती है तो नींद टूटती है। तो नींद पूरी नहीं होगी तो भी बच्चे के विकास पर फर्क पड़ेगा जी। मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें, कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी हैं जो रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड हैं, और आगे जाकर कुछ डिमेंशिया या एल्जाइमर्स जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमन है, दांत खराब होना है ना, ये सब चीजें। तो इन चीजों को तो कैच किया जा सकता है और इन पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। हाँ। तो आप जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों पे काम कर पा रहे हैं, तो भी बच्चे की लाइफ बहुत हद तक सुधर सकती है। जी जी बिल्कुल। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन बच्चों के लिए पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो कितना जरूरी होता है, और साथ ही साथ सोसाइटी का क्या रोल होता है इनके विकास में? पेरेंट्स का तो देखिए सबसे पहले रोल आता है हाँ, क्योंकि उनके घर में एक बच्चा आया है और सबसे पहली जिम्मेदारी है जो वो माता पिता की है, और बाकी जो परिवार के नजदीक के सदस्य हैं वो ही सब देखभाल करते हैं। और सबसे पहले जो एक यहाँ पर मुश्किल आ जाती है उस परिवार के लिए, जब डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा उस तरीके का नहीं है जैसे बाकी बच्चे हैं। हाँ जी। हाँ। तो बड़े सारे प्रश्न एकदम मन में आते हैं, बहुत ज्यादा एक ग्रीफ वाली सिचुएशन, जो बहुत दुख होता है मन में, वो आ जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हाँ। है ना। तो ये वाली एक तो बच्चे के जन्म के साथ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके साथ जूझना, मान लीजिए कोई दिल की प्रॉब्लम हो गई है बच्चे को, या किसी तरह के दौरे आ रहे हैं, दौरे भी कॉमन है डाउन सिंड्रोम बच्चों में, तो वो चीज से जूझते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें पता लगता है कि ये कुछ अलग तरीके का बच्चा है जिसके बारे में उन्हें अभी तक मालूम ही नहीं था। जी जी। क्योंकि उन्होंने अपने आसपास कभी शायद ना देखा हो, शायद, है ना। और ये नाम बड़ा पहली बार और बड़ा भारी भरकम सा नाम सुनने को मिल रहा है कि ये क्या चीज है, तो वो बड़ी अलग स्थिति होती है उनके लिए, और वो सभी को समझनी चाहिए जी। और फिर कुछ इस तरह के कुछ भ्रांतियां हैं जो कि चली आ रही हैं, कुछ और लोग भी आके बोलते हैं, या माता पिता खुद भी अपने आप में सोचते हैं कि शायद हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था, उस वजह से ये हो गया। तो ये भ्रांतियां भी कहीं ना कहीं उस वक्त निकल के आने लगती हैं। जी, जी, जी। तो अब यहाँ जरूरत है कि पेरेंट्स को इतना स्ट्रांग होना है जिससे कि उस बच्चे की परवरिश ढंग से कर पाए और सही समय पर सही निर्णय भी ले पाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले जरूरी है कि उनकी एक काउंसलिंग हो जाए, जहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया है और वहाँ पर डिटेक्ट हो गया है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, तो वहाँ पर उनको बता दिया जाए कि यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती है। हाँ। अभी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं ना, ये भी अपने आप में एक अलग तरह का बच्चा है, लेकिन सब कुछ वही है, सब कुछ करेगा, लेकिन हम आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ये एक चीज जरूरी है। फिर माता पिता का एक दायित्व कह लें या एक जरूरत भी कह लें कि ये जरूरी है कि वो किसी विशेषज्ञ से इस बारे में मिलें। अगर वो खुद से नहीं जान पा रहे हैं इन चीजों को, या उनको कोई बताने वाला नहीं है, और कुछ लोग हैं जो इंटरनेट वगैरह पे नहीं उतना सर्च कर पाते हैं, और इंटरनेट पे सर्च करना हमेशा सेफ भी नहीं होता है। हाँ। क्योंकि बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ। तो ऐसे में किसी ऐसी जगह जहाँ पर कि
इसका कोई विशेषज्ञ हो या इस तरह के बच्चों के साथ काम करने वाले लोग हों, उनसे मिलें और एक्चुअल सिचुएशन समझें कि ये क्या है, ये कंडीशन क्यों होती है ना। तो एक तो जो वो गिल्ट में शायद चल रहे होते हैं या हमारी वजह से हो गया, उससे बाहर आने में मदद मिलती है। और जब वो गिल्ट से बाहर आ जाते हैं, भ्रांतियों से बाहर आते हैं, तो वो बेहतर काम कर पाते हैं बच्चे के साथ। उसके बाद आगे के जो काम है वो प्रोफेशनल्स के हैं, लेकिन माता पिता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। वो ही लेके जाएंगे बच्चे को, वो समझेंगे कि ये चीज करानी है, मतलब करानी है, हमें कोई तंत्र मंत्र में नहीं पढ़ना है या हमें रिलीजियस ट्रीटमेंट कराने नहीं जाना है। और हर कोई किसी ना किसी आस्था को मानता है, तो वो किसी तरह की पूजा वूजा कराते हैं, वो एक अलग चीज है जिससे बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा ट्रीटमेंट जैसे कि भभूत खिला दो और ये वाली दवाई मत दो, ये चीज से थोड़ा बचने की जरूरत है। तो उनको सबसे पहले तो अवेयरनेस, जो जागरूकता है, उसकी जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी ऐसे कुछ आप देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में भी, जिनके घर में आप देखते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम हुआ है या आपके अपने परिवार में आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप जानकारी लीजिए उसकी पूरी, और सही जानकारी लीजिए, और फिर एक एक कदम जैसे आपको गाइडलाइंस मिलती हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते रहें। जी जी मैम, इसमें एक चीज और मैं पूछूंगी आपसे, क्योंकि बच्चे थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा लेट बड़े हो रहे होते हैं। ऐसे में इनकी उम्र की जो दर होती है वो कितनी होती है मैम? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जैसे हम बात कर रहे हैं ना जी, तो आमतौर पे ये डिपेंड करता है उनकी सिवियरिटी पे। अच्छा, अगर किसी के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, मान लीजिए उसको जन्म से दौरे भी आ रहे हैं, उसको थायराइड भी हाई हो गया है ना, कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं, या कोई भी मेडिकल कंडीशन बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो देखभाल की कमी अगर उसमें रहेगी या उसका शरीर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इलाज को, तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, यानी कि उम्र उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉपर इंटरवेंशन हो, प्रॉपर देखभाल हो, और सिर्फ डाउन सिंड्रोम है, तो ऐसे में बच्चे 60 साल से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। तो आजकल आमतौर पे भी देखा जाए तो इसी तरह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन समय से चीजें उसके साथ उसको मिलनी चाहिए। उसका इलाज है या इंटरवेंशन है, उसके सीखने के तरीके हैं, ये सब चीजें उसको समय से मिल जानी चाहिए। जी मैम, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि इन बच्चों को क्या किसी तरह के खास खाने की जरूरत होती है, या किसी तरह के खास ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जो मतलब घर में दिया जा सकता है, जिनसे इनकी हेल्थ और भी ज्यादा अच्छी हो जाए? खाना वही सब जो एक न्यूट्रिशनल डाइट होती है, एक संतुलित भोजन होता है, जी। वही जैसे सब बच्चों को चाहिए ऐसे ही इनको चाहिए। ध्यान सिर्फ वहाँ रखना है कि अगर इनको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है जो जल्दी पकड़ ले रहा है, मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो रहा है, तो उस हिसाब से डाइट बदल जाएगी, है ना, जैसे डॉक्टर सलाह देंगे दवाई के साथ, क्योंकि पहले हमें ये देखना है, पहले वो एक बच्चा है, बाद में उसकी वो कंडीशन है। बिल्कुल। तो जो एक बच्चे को चाहिए अपने शरीर को ग्रो करने के लिए, वही प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सब कुछ उसे भी चाहिए। सिर्फ ध्यान ये देना है कि जिस चीज का उसका इलाज चल रहा है साथ साथ में, अगर उसमें कोई डाइट के प्रिकॉशंस हैं और जो डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ये चीज ना दो, तो वो चीज से परहेज करना है। और शायद ये परहेज वो डॉक्टर बता पाएंगे बेहतर कि ये लाइफ लॉन्ग परहेज नहीं है, ये उस वक्त उस कंडीशन के लिए परहेज है, जैसे अगर सर्दी जुकाम है या पेट खराब है तो क्या परहेज लेने हैं, बस उतना ही। जी बिल्कुल। मैम, मैंने बहुत सारी चीजें आपसे जानी इस सिंड्रोम के बारे में, उम्मीद करती हूँ हमारे जितने भी श्रोता हैं उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अच्छा, अभी फिलहाल मैम आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, हमसे बात की। मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स से जरूर कुछ ना कुछ कहें मैम। हाँ, एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि ये बच्चे हमारे जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, ये थोड़ा अलग दिखते हैं, और समाज में कुछ इस तरह की भ्रांतियां भी हैं कि जो बच्चे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है या जो थोड़ा अलग दिखते हैं, उनको अपने बच्चों के साथ ना खेलने दें या उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि ये शायद इन बच्चों को भी हो जाएगा। तो पहली चीज, हर बच्चे की पहली जरूरत प्यार तो है ही, बिल्कुल, है ना। उसको जितना अपनत्व मिलेगा, जितना एक्सेप्टेंस मिलेगा, वो भी और बच्चों की तरह ग्रो करेगा। उसको भी उतना ही सोशलाइज और सामाजिक होने की जरूरत है, उसको भी वही रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चाहिए, वही खेल कूद चाहिए, सब कुछ उसे उसी तरीके का चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस जरूर दें, कोई भी हो समाज में। और दूसरा, एक चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ये छुआछूत वाली चीज है, ये छूने से हो जाएगा, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूने से हो जाती है ना। ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है जो जन्म के साथ उसके साथ आई है, और ये बच्चा भी चीजों को समझता है, प्यार को समझता है, भाषा को समझता है, बस सही दिशा में सही समय पर उसको इंटरवेंशन देने की जरूरत है। तो जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, उतना जल्दी उसका इंटरवेंशन शुरू हो जाए, उतना ही उसके अंदर सुधार की उम्मीद बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो मैम, शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला, हमसे बात की और हमारे लिसनर्स को गाइड किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ पाई और ये थोड़ा अपने जो भी मुझे जानकारी है मैं शेयर कर
कर पाए। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की डाउन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, ये वो सिंड्रोम है जो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है। ये वो सिंड्रोम है जो शरीर में होने वाला एक गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाता है। इस सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों को दवाई या फिर इलाज से कहीं ज्यादा जरूरत होती है प्यार और सहारे की। ये लोग औरों की तरह अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, सामान्य तौर पर खुश रह सकते हैं, अपनी क्षमताओं को और ज्यादा निखार सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि उन्हें जरूरत है तो थोड़े से सपोर्ट की, थोड़े से प्यार की और थोड़ी सी सहानुभूति की। उम्मीद करती हूँ कि इस सिंड्रोम के बारे में आपने पूरी सही जानकारी हासिल की हो।